आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार में आपने जब भी टेलीविज़न खोला होगा या सोशल मीडिया या अलग अलग माध्यम से जो भी समाचार देखे होंगे, तो आपको रक्षाबंधन से जुड़ी तमाम खबरें या तमाम तस्वीरें देखने को मिली होंगी। कई तस्वीरों में आपने देखा होगा कि भाई बहनों के बीच कितना प्रगाढ़ प्रेम है। कई भाई बहनों की कहानियाँ आपको द्रवित कर दी गई होंगी और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी रही होंगी जिसको देखकर आप भी सोचे होंगे कि क्या ऐसा भी प्रेम होता है। लेकिन इन सब के बीच आपको एक फिर से मैं बस्तर की एक पुरानी कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी इसलिए सुनाऊंगा कि कहानी पुरानी है लेकिन जब जब सुनेंगे तो दर्द ताज़ा हो जाएगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आपको पता ही है कि बस्तर में हम बातचीत करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक मुद्दा माओवाद से जुड़ा होता है। 4 दशक हो गया है माओवाद को बस्तर में काबिज हुए और अब वो समाप्ति की दौर पर है अगर सरकार की बात मानी जाए तो। और जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, खैर इस पर हम आज बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे रक्षाबंधन पर। तो रक्षाबंधन पर इससे पहले मैंने आपको 1 या 2 बार एक तस्वीर दिखाई है जिसमें कि हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जब आप जगदलपुर से सुकमा पहुंचेंगे और सुकमा से कोंटा की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे, जो रास्ता आपको तेलंगाना से जोड़ेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों इलाके में आप जा सकते हैं, तब आपको रास्ते में सुकमा और कोंटा के बीच में एक इलाका पड़ेगा जिसका नाम है एर्राबोर। जब आप एर्राबोर पहुंचेंगे तो आपको दाईं तरफ में जब आप इधर से जाएंगे तो आपको नज़र आएंगी कुछ मूर्तियाँ। लगभग 1 दर्जन के आसपास ये मूर्तियाँ हैं और ये मूर्तियाँ हैं उन जवानों की जिन्होंने माओवाद से लड़ते हुए अपने जान की कुर्बानी दी और बेसमय मौत के गाल में समा गए माओवादियों से लड़ते हुए। बस्तर में हालांकि अभी भी खून बह रहा है लेकिन अब नुकसान माओवादियों को हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब माओवादियों का वर्चस्व ज़्यादा था और माओवादी ज़्यादा जवानों को नुकसान पहुंचाते थे। उस दौरान की घटना है ये। जो 1 दर्जन मूर्तियां वहां लगी हुई हैं, ये मूर्तियां अलग अलग समय में जवानों की शहादत की हैं। उनके परिजनों ने अपने शहीद जवान परिवार के जो जवान हैं उनकी मूर्तियां लगा रखी। ये कहानी आपने पहली भी सुनी है, ये कोई नई कहानी नहीं है या पहली बार मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन होता ये है कि जिसका दर्द होता है, जितनी बार आप सुनेंगे, दर्द पुराना नहीं होता, कहानी ज़रूर पुरानी हो जाती है। आपको लगेगा कि कितनी बार इस बात को बताएं, लेकिन आप सोचिए जिसके घर का जिसका भाई अगर चला गया है उसके लिए तो हर साल वो दुख नया हो जाता है। जब भी राखी आती है ये दर्द फिर से ताज़ा होता है, जैसे कल ही की घटना हो, जैसे कल ही माओवादियों ने उसके भाई की हत्या की हो। और ये दर्द ही है कि एक बहन को फिर से वर्दी पहनने पर मजबूर कर देता है। वो बहन जिसके सपने कुछ और रहे होंगे, जिसके सपने रहे होंगे कि वो पढ़ाई करके हो सकता है डॉक्टर बने, हो सकता है शिक्षक बने, लेकिन नहीं, उसके भाई की हत्या माओवादियों ने की मुठभेड़ में। तो अब उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना आई और उसने वर्दी थामा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये दर्द भरी कहानी जब जब आप सुनेंगे तब तब आपको हरी लगेगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि जब कोई जवान शहीद होता है तब हम केवल सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपने कर्मों की इतिश्री कर लेते हैं। हम लिखते हैं ऐसे डायलॉग कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे अभिन्न मित्र हैं सुकमा से सतीश चांडक जी, एक बार उन्होंने अपने अखबार में एक खबर लिखी थी इसी भाई बहन के इस प्रगाढ़ प्रेम को लेकर। तब उन्होंने जब उसकी हेडलाइन दी थी तब वो हेडलाइन मेरे दिल में छप गई है इस तरह से कि उसे कभी मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। उन्होंने लिखा था कि शहादत शर्मिंदा ना हो जाए इसलिए यहाँ कोई रोता नहीं। और देखिए ना आप, ये बहनें देखिए सभी अपने भाइयों की मूर्तियों को किस तरह से साफ़ कर रही हैं सब, और वहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हैं और साथ ही साथ उन मूर्तियों में राखी बांध रही हैं। आप यकीन मानिए कि इस तस्वीर को जब आप देखेंगे आप अनुभव करेंगे कि ज़रूर माओवादियों ने उन जवानों की जान ले ली, लेकिन जब उनकी बहनें उनकी मूर्तियों में राखी बांधती हैं, मुझे लगता है उन मूर्तियों में जान आ जाती होगी और इस बात को वो बहनें महसूस करती होंगी। लेकिन उसके बावजूद देखिए, अब मेरी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की। मैं वहाँ पर 1-2 दफ़े गया हूँ और मैंने वहाँ पर रिपोर्ट किया, लेकिन जब भी मैं उन बहनों से बातचीत करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतना बड़ा पाप करूँ कि राखी के दिन ही मैं बहनों को रुलाऊँ। मैंने इस वीडियो को अपने मित्र सतीश चांडक से लिया और भी मित्र हैं, फारूक भाई ने भी कुछ वीडियो हमें उपलब्ध कराए हैं। और लेकिन मुझे लगा कि आज राखी का त्यौहार है, राखी के त्यौहार में तमाम तस्वीरें आपके सामने आएंगी, लेकिन ये तस्वीर ज़रूर सामने आनी चाहिए, बार बार सामने आनी चाहिए, ताकि आपको बस्तर का वो इतिहास भी याद रहे कि बस्तर में बहुतों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन रक्षाबंधन पर जब बहनों की बात आएगी तो उन्होंने अपने भाइयों को खोया है, लेकिन मन से नहीं खोया,
मन से हालांकि कोई नहीं खोता, लेकिन इन बहनों ने आज भी उस प्रेम को जिंदा रखा है और आज भी बिना नागा किए हर राखी में, हर रक्षाबंधन पर, ये कहीं भी हो, आती ज़रूर हैं अपने भाइयों की उन राखियों, उन मूर्तियों पर राखी बांधने। मूर्तियों की स्थिति ज़रूर अब बदहाल है। सरकार ने किसी समय में पैसे हो सकता है दिए हों, हो सकता है कि परिवार वालों ने अपने जेब से पैसे लगाकर मूर्ति बनाई हो, लेकिन चूंकि वो परिवार का सदस्य है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि उस मूर्ति की देख रेख करे। हमारी काहे की जिम्मेदारी? हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई थी ना, फेसबुक में उन्हें श्रद्धांजलि देकर। उसके बाद हमको क्या ही लेना देना है उस जवान से या उसकी मूर्ति से? वो जवान तो चला गया, कौन सा पलट कर देखने आएगा कि क्या मैंने आप ही लोगों के लिए जान दिया, क्या आप ही लोगों के शांति के लिए मैंने अपने जान की कुर्बानी दी, और आज आप मेरी ही मूर्ति की हिफाजत नहीं कर पा रहे, देख रेख नहीं कर पा रहे? क्या ये जिम्मा भी केवल मेरे परिवार का है? ये सवाल अगर उस मूर्ति में जान आती होगी तो ज़रूर वो मूर्ति पूछती होगी समाज से, वो समाज जिसके लिए बस्तर के जवान कुर्बानी दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि बस्तर में शांति आए। माओवाद क्यों आया, इस पर एक लंबी बहस है। माओवादियों ने क्या क्या किया यह तो हर किसी को पता है। सही किया, माओवादियों की अगर तर्क सुनी जाए तो उनको लगता है वही सही है, सरकार की बात सुनी जाए तो लगेगा माओवादी तो बिल्कुल गलत हैं। दोनों एक दूसरे पर तोहमत जल रहे हैं, लेकिन इसके बीच में शहीद होता है बस्तर का आदिवासी, जो जवान के तौर पर, मुखबिर के तौर पर या माओवादी के तौर पर मारा जाता है। जो भी हो, जान आदिवासी की जाती है और उसके बाद नज़र आती हैं ऐसी मार्मिक तस्वीरें। आज रक्षाबंधन है, पूरे दिन आपने खुशहाली के कई तस्वीरें देखी होंगी। मुझे लगा शाम ढलते ढलते जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाएंगे तब इस तस्वीर को भी देख कर जाएँ, कम से कम आज की रात आपको चैन की नींद ना आए, आपको उन भाइयों की कुर्बानी याद आ जाए। इसलिए इस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी भी बहन की बातचीत नहीं, बहन से बातचीत नहीं, किसी का भी वर्जन नहीं है। क्या पूछेंगे उनसे कि दुख कितना होता है? आप नाप पाएंगे? नापने और मापने का ऐसा तो कोई यंत्र ही नहीं है उन बहनों के दुख का, तो उनसे क्या पूछेंगे? आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो उनसे क्या पूछेंगे कि मैं आपके लिए क्या कर दूं? मैं भी क्या पूछूं? मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। मेरी औकात ही क्या है कि उन बहनों के लिए कुछ कर दूं? सरकार पता नहीं क्या कर रही है, और कर रही होगी तो सरकार की भलमनसाहत है, नहीं कर रही है तो सरकार की नाफरमानी है। मूर्तियों को देखकर लगता है कि इन मूर्तियों की देखभाल की हिफाजत का जिम्मा भी समाज को लेना चाहिए। हर काम सरकार के जिम्मे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माओवाद खत्म होगा तो समाज वहाँ पे खुशहाल होगा, वही समाज जो चाहता है कि माओवाद समाप्त हो जाए। अगर आप चाहते हैं माओवाद समाप्त हो जाए तो ये जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी, सरकार पर नहीं डालनी होगी। ये आज राखी के दिन आपके लिए एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ उस समाज के लिए जो चाहता है कि माओवाद समाप्त हो जाए। जो चाहता है अगर माओवाद समाप्त हो जाए तो निश्चित ही तौर पर उसमें एक अहम भूमिका, अहम योगदान इन जवानों की है जो अब मूर्तियों में केवल बची। तो इसको सहेज के रखने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आपको लगता है कि बात मेरी सही है और वाकई में समाज को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हमेशा सरकार के भरोसे ना बैठें, क्या पता सरकार ही आपके भरोसे बैठी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और रक्षाबंधन पर उन बहनों के लिए दुआएं मांगिएगा कि एक भाई ज़रूर चला गया लेकिन ये समाज आपके लिए भाई बनकर हमेशा खड़ा रहेगा। बात सटीक हो तो ठीक है, शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।